हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स जो कि 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के होंगे, जिसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है विजय दिवस। तो विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 16 दिसंबर को हर वर्ष भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो इस युद्ध में जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसमें बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से डोमिनेट किया था कि पाकिस्तान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में भारत के लगभग 3500 सैनिक शहीद हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लगभग 9000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। यह युद्ध 1971 में 3 दिसंबर 1971 में लड़ा गया था। 3 दिसंबर 1971 से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध जो है दो मोर्चों पर लड़ा गया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी मोर्चे पर। मतलब कि पश्चिमी वेस्टर्न साइड में जो पाकिस्तान है, जो अभी का पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध किया था, उसके साथ जो बांग्लादेश आज के टाइम पर है, जो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, उसके बॉर्डर पर भी यह युद्ध लड़ा गया था। इसलिए दो मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा गया था। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे ए के नियाजी, जिसने 16 दिसंबर को आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और उसके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण इस युद्ध के बाद किया था। तो युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी से लेकर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी तक लगभग 13 दिन यह युद्ध चला था। इस युद्ध के साथ ही जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बंगाल के बगल में जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, वो एक बांग्लादेश के रूप में उस समय स्वतंत्र हुआ था और एक नया राष्ट्र बना था। सेकंड आ जाता है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन से भारत ने मुक्त कराया था। पुर्तगाली जो है 1510 ईस्वी में भारत आए थे। उनमें पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। कब? 19वीं शताब्दी तक। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन सरकार ने गोवा को भारत में शामिल करने के लिए पुर्तगालियों से बातचीत का मार्ग चुना था, लेकिन पुर्तगाली जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह माध्यम जो है असफल रहा था। अंत में जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं को बलपूर्वक गोवा को भारत में शामिल करने के आदेश दिए थे। फिर 18 और 19 दिसंबर को 2 दिन यह पुर्तगालियों के साथ ऑपरेशन चला था, जिसमें भारत गोवा को मुक्त कराने में सफल रहा था। तो इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में, गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो ईवी यात्रा यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। आजकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टार्ट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां चल चुकी है, इसलिए उनको समय समय पर चार्ज कराना जरूरी होता है ताकि उनकी बैटरी मेंटेन रहे और वे लंबे दूरी तक ट्रेवल कर सके। चार्जिंग स्टेशन को लोकेट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ईवी चार्जर मोबाइल एप्लीकेशन। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की? ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, उसके स्टेशन का पता लगाने के लिए कि कहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है? तो उसका नाम है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा
तैयार की गई ईवी यात्रा ऐप उन लोगों के लिए बहुत काम की साबित होगी जिनके पास पहले से इलेक्ट्रिक वाहन है। इस ऐप की मदद से इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल कर रहे लोगों को ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में आसानी रहेगी। जितने भी ईवी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हैं उन्हें खुद को ईवी यात्रा ऐप पर रजिस्टर करना होगा, तभी उनकी लोकेशन कस्टमर के द्वारा फाइंड आउट की जा सकती है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। वर्तमान में जो है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो पॉइंट्स है वो लगभग 5151 चार्जिंग स्टेशन चालू है और सड़कों पर और भारत में लगभग 18 लाख इलेक्ट्रिक वाहन है। कर्नाटक में 698 चार्जिंग स्टेशन हैं, महाराष्ट्र में लगभग 660 चार्जिंग स्टेशन है, दिल्ली में लगभग 539 ईवी चार्जिंग स्टेशन है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़ी ईवी बाजार है, सबसे बड़ी ईवी मार्केट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इन राज्यों में यूज किए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जिस मौके पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जलवायु संकट को दूर करने के लिए, ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए, लोगों में इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और यह कब से शुरू किया गया है? 1991 ईस्वी से। आगे दोस्तों देखते हैं 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसका नाम है IEA, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो कि कोल के रिगार्डिंग है, कोयले के रिगार्डिंग है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 2011 से IEA की कोल मार्केट रिपोर्ट हर दिसंबर में प्रकाशित की जाती है, हर दिसंबर में रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें कोयले की जो मांग है, डिमांड है, आपूर्ति है यानी कि सप्लाई है, व्यापार है यानी कि कमर्शियल ट्रेडिंग जो होती है, उनके पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं, उनको पहले से उनके बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में सब कुछ दिया रहता है कोयले के बारे में। तो कोल रिपोर्ट जो है, कोल 2022 की जो रिपोर्ट है वो ऊर्जा संकट, भू राजनीतिक तनाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच कोयले की जो मांग है, आपूर्ति है, व्यापार है, लागत यानी कितना कॉस्ट लगता है, कीमत, उसका जो प्राइस रहता है, उसके जो है आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए जाते हैं। कोयला जो है वर्तमान में जलवायु ऊर्जा संबंधित चर्चाओं के केंद्र में है। क्योंकि यह बिजली के उत्पादन में, लोहा इस्पात और सीमेंट के कारखानों में यह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कोयले के बारे में और बात करते हैं तो भारत और चीन जो है कोयले के सबसे बड़े उत्पादक देश है। सबसे बड़े उपभोक्ता यानी कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर भारत के अंदर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा आयात भी इन देशों के द्वारा किया जाता है। ये दुनिया के केवल वे दो देश हैं जिन्होंने कोयला खादान संपत्तियों में निवेश में वृद्धि देखी है, यानी कोयले के उत्पादन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया है। भारत में कोयले का घरेलू उत्पादन 2025 तक 1 अरब टन से अधिक होने की उम्मीद है। देश में जो है कोयले की खपत 2007 के बाद लगभग 6% हर वार्षिक दर से बढ़ी है, जो कि लगभग दुगनी हो चुकी है। पिछले 8 महीनों में जो है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है दुनिया में तेल के बाजार में काफी हलचल देखने को मिली है। इस युद्ध के कारण जो है रूस ने जब से यूरोप को प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस सप्लाई बंद की है, प्राकृतिक गैस के जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण यूरोप में हलचल मची हुई है। और इसी कारण जो है दुनिया में कोयले पर भी खासा दबाव बना है, क्योंकि कोयले को प्राकृतिक गैस के बाद एक एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला की नेशंस हॉकी कप जीती है। यह प्रतियोगिता जो है स्पेन के वेलेंसिया में खेली गई। 17 दिसंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 1-0 से हराया। इस मैच का जो एकमात्र गोल है गुरजीत कौर ने किया। हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और उसके जो सहयोगी स्टाफ है, जो उनके साथ जो स्टाफ रहता है, उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट जो पहली बार आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2023-24 के FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं वीर बाल दिवस के बारे में, जो कि हर साल जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। या क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है साहिबजादों यानी गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन जो है साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था
उनके अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी थी। चारों साहिबजादे जो है अन्याय के आगे कभी नहीं झुके थे। ते गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो अपनी बाल अवस्था में ही शहीद हो गए थे। पंजाब में जो है साहिबजादे का मतलब होता है बेटा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनकी जयंती जो है हर साल 9 जनवरी को मनाई जाती है। उनके 4 बेटे थे जिनका नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनकी हत्या जो है मुगलों के द्वारा की गई थी। साहिबजादे फतेह सिंह की उम्र 6 साल थी। साहिबजादे जोरावर सिंह की उम्र 8 साल थी। मुगलों ने इन्हें जिंदा ईंटों के बीच में चुनवा दिया था। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। कितनी उम्र थी? सिर्फ 8 साल और 6 साल। इस उम्र में भी इन बच्चों ने मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया था। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब साहिबजादों की मृत्यु का प्रतीक है। यह सरहिंद में स्थित है। चमकौर के दूसरे युद्ध में बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु 18 और 14 वर्ष की आयु में हुई थी। औरंगजेब के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व वाली खालसा सेना और मुगल सेना के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई कब लड़ी गई थी? दिसंबर 1704 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है पुष्प कमल दहल। प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो पुष्प कमल दहल यानी कि जिसको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 26 दिसंबर को इस पद की और गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल के राष्ट्रपति है, उन्होंने 25 दिसंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी। प्रचंड जो है तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वे 2008 से 9 तक, दूसरी बार 2016 से 17 तक इस पद पर रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल सत्ता संभालेगी। आम चुनाव के बाद नेपाली संसद में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की और नई रेपो रेट तय की, जिसमें रेपो रेट रहेगी 6.25% और बैंक रेट रहेगी 6.50%। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हर 2 महीने में जो है रेपो रेट तय की जाती है। रेपो रेट क्या होता है? जितने भी बैंक्स हैं वे आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। आरबीआई इनका एक रेगुलेटिंग बैंक है जो कि इनके लिए नियम कानून कायदे तय करता है। हर 2 महीने में आरबीआई जो है रेपो रेट की दर तय करता है। रेपो रेट क्या होता है? बैंकों के पास जब पैसे की कमी हो जाती है, जब पब्लिक के पास उनके पास इतना पैसा नहीं आ पाता कि वो पब्लिक को लोन दे सके, इसलिए आरबीआई से वे पैसे उधार मांगते हैं। तो जिस रेट से वे आरबीआई से पैसे उधार मांगते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है। और बैंक दर भी सेम ही रहता है। ये भी आरबीआई जो है बैंकों को पैसे उधार देता है, ब्याज पर पैसे देता है, जिसकी रेट है 6.5%। रेपो रेट और बैंक दर क्यों बढ़ाई जाती है? आरबीआई जो है भारत के अंदर जो है महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। जब रेपो रेट ज्यादा बढ़ जाती है तो महंगाई पे अंकुश लगाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 दिसंबर तक मुंबई में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। यह चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति है। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में जितनी भी बैंक रेट्स है, जैसे कि रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, इन सब की रेट तय किए जाते हैं। इसको ही मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ये किस लिए किए जाते हैं? ताकि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उसको कंट्रोल किया जा सके। इस बैठक में जो है आरबीआई ने रेपो रेट को 0.35% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। इससे पहले सितंबर में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि की थी। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात विधानसभा के कुल 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की है। विधानसभा में कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात में नई विधानसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया था। इससे पहले राजभवन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल सहित अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ 12 दिसंबर को ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने
भूपेंद्र पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पटेल जो है सितंबर 2021 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वे घाटलोडिया सीट से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें 68, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है। इस विधानसभा सीट में बीजेपी को 25 सीटें मिली है। कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। वे नदौन से 5 बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप इस बार 2022 में खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो 18 दिसंबर को कतर में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित करके इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। इस प्रतियोगिता में क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रहे और मोरक्को चौथे स्थान पर रहे। 22वां फीफा विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर की मेजबानी में खेला गया। यह फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था। अब तक 22 फीफा वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। इस विश्व कप में दुनिया के 32 देशों ने हिस्सा लिया। 32 टीमें जो 8 ग्रुप में बांटे गई, जिनके बीच में कुल 64 मुकाबले खेले गए। अर्जेंटीना जो है तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे। अर्जेंटीना है कहां पर? अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का कंट्री है और अर्जेंटीना ने यह वर्ल्ड कप 36 साल के बाद जीता है। फीफा ने पुरस्कार राशि के रूप में कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपए की इनाम राशि बांटी है, जिसमें विजेता को यानी अर्जेंटीना को लगभग 350 करोड़ रुपए दिए गए और उप विजेता यानी कि फ्रांस को 248 करोड़ रुपए दिए गए। 23वें विश्व कप की जो जिम्मेदारी है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, जो कि तीनों कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच इनकी मेजबानी में खेला जाएगा। और 22वां वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? कतर ने। कतर कहां पर है? ये अरब कंट्रीज का कंट्री है। इसमें कुछ अवार्ड भी दिए गए जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया? किलियन अम्बाप्पे को। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड ये किसको दिया गया? इमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से है। बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? एंजो फर्नांडीज को, जो वो भी अर्जेंटीना से है। फीफा प्ले अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया? इंग्लैंड को। तो ये आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनमें फर्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशंस रेसलिंग राइजिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए किस भारतीय रेसलर को नोमिनेट किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंतिम पंगाल को। तो अंतिम पंगाल जो है भारत की स्टार रेसलर है, इसको इस सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है। अंतिम पंगाल जो है अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि भारत की तरफ से पहली रेसलर है जो कि अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। यह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स को। ऑस्कर 2023 में इस बार जो है भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें से डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B यानी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा INS मोरमुगाओ। तो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सरगम कौशल ने। तो भारत की सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की विजेता चुना गया है। मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी की पिछली विजेता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की श्रीमती यानी कि मिसेज साइलिन फोर्ड ने कौशल को यह ताज पहनाया। तो ये मिसेज वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड नहीं है, याद रखिए। सरगम कौशल जो है इस खिताब को जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। इससे पहले अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में इस खिताब को जीता था। 32 वर्षीय कौशल जो है जम्मू कश्मीर की मूल निवासी है।
नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की जारी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि इससे यूएसडी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो किस एजेंसी ने किया है? इसका नाम है आईजीएक्स। तो आईजीएक्स का मतलब है इंडियन गैस एक्सचेंज, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा समर्थित है। इसने एक बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसको GIXI के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आयरलैंड। तो लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार पीएम बने हैं। वे आयरलैंड के सबसे युवा नेताओं में से एक है। 2022 के जनरल इलेक्शन के बाद फिएना फेल पार्टी, फाइन गेल पार्टी और ग्रीन पार्टी के बीच नई सरकार बनाने के लिए गठबंधन बना है। तो लियो वराडकर जो भारत के मूल निवासी है, वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको पता होगा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है इस समय पर, वो भी भारत के मूल निवासी है। उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आ जाता है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर रहेगा अनिल कुमार लोहाटी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्ति के मंजूरी दी है। तो फिलहाल जो है वीके त्रिपाठी जो है भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ है। उस अनिल कुमार लोहाटी 1 जनवरी से रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मंथ से यानी जनवरी 2023 से हम वीकली या फिर 10 डेज के करंट अफेयर्स लेके आएंगे। 15 दिन के करंट अफेयर की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम वीकली या फिर 10 दिन का करंट अफेयर एक साथ लेकर आएंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक सभी को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।